नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सेल चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आज आपका टॉपिक है न्यूक्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूक्लियस, क्योंकि इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका के अंदर की जितनी भी एक्टिविटी है, सेल में जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो किसी भी सेल ऑर्गेनेल की सिंथेसिस हो या सेल के अंदर जितना भी सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो या जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, उन सब के लिए ये न्यूक्लियस रिस्पांसिबल है। बहुत सारी सेल ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन उनमें न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, यानी जो न्यूक्लिक मटेरियल है, वो पाया जाता है। यानी इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं या कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है इसे? कंट्रोलर ऑफ द सेल या कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं इसे, नियंत्रण कक्ष। केंद्रक की स्टडी इतनी आगे बढ़ गई जब जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च होने लगे और उनकी स्टडी अपेक्स पे पहुंच गई, बढ़ती गई, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के लिए एक अलग ब्रांच बायोलॉजी की बना दी गई, जिसमें केवल न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। उसे हम कहते हैं कैरियोलॉजी। क्या कहा जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैरियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का जो अध्ययन है वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? कैरियोलॉजी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कैरियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। सबसे पहले इन 1831 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसको 1831 में डिस्कवर किया था और 1953 में एक जे हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एसिटाबुलेरिया प्लांट पर, एसिटाबुलेरिया एक एल्गी है, इस एल्गी के ऊपर इन्होंने रिसर्च के द्वारा ये बताया कि जो हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं, जो हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर हैं, उनके लिए केंद्रक ही जिम्मेदार होता है। न्यूक्लियस ही रिस्पांसिबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है। तो जे हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया प्लांट के ऊपर अपना रिसर्च किया था। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि केंद्रक की संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कोशिका में केंद्रक की संख्या कैसे होती है, कितनी होती है। तो अगर हम इनके नंबर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यही जो है देख लीजिए। संख्या, प्रत्येक कोशिका में, सामान्य तौर पर प्रत्येक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं और भी प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल हैं, जिनमें एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। ठीक है। बहुत सारी प्लांट, तो जिस प्लांट सेल में मोर देन वन, अगर एक से अधिक केंद्रक प्लांट सेल में है, अगर किसी प्लांट सेल में एक से अधिक केंद्रक है, तो उस सेल को हम कहते हैं सिनोसाइटिक सेल। ये टर्म याद रखना। जब आप फंजाई पढ़ेंगे तो उसमें सिनोसाइटिक माइसीलियम के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये प्लांट सेल में अगर एक से ज्यादा केंद्रक है तो उसे सिनोसाइटिक सेल, और अगर एनिमल सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस हैं तो उसे सिंसियल कहते हैं। सिंसियल सेल, सिनोसाइटिक और सिंसियल सेल। तो याद रखना, प्लांट सेल में जब केंद्रक एक से अधिक होगा तो उसे सिनोसाइटिक सेल, और एनिमल सेल में जब केंद्रक एक से अधिक होगा तो उसे सिंसियल सेल कहेंगे। तो ये आप लोग ध्यान देते रहे, ये नंबर। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी सेल हैं, आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का निर्धारण हुआ था वो न्यूक्लियस के आधार पर हुआ था। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं
प्रोकैरियोटिक उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्लास। आप उसकी लिंक में आप चैनल पे जाकर के सेल में आप लेक्चर फर्स्ट या सेकंड को आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारी ऐसी, अब यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे मैच्योर सीब ट्यूब एलिमेंट मैच्योर आरबीसी, इनमें न्यूक्लियस क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसा होता है ये। आज हम जनरल केवल न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे। फिर इसके जो अंदर जो मटेरियल है, जो मेन है क्रोमोसोम, उसके बारे में अलग क्लास आप लोगों के सामने रखेंगे। तब तक आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कि कैसा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेनस है, एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है इस तरीके से, और इसकी जो झिल्लियां हैं इनके बीच में स्थान पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये तो ये इस मेम्ब्रेन का नाम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके बीच बीच में पोर पाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस के बीच बीच में छिद्र होते हैं। इन पोर को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी लेंथ होती है 75 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बीच में स्थान होता है, ये स्पेस पाया जाता है, इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ध्यान देना, इसमें जो दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक स्थान होता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये लगभग 250 एंगस्ट्रॉम होता है स्पेस, और इसमें लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेटवर्क। इसमें एक और गोल संरचना होती है जो न्यूक्लियस जैसी ही होती है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और इसमें जो द्रव भरा रहता है, जो सेमी सॉलिड मटेरियल, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, डीएनए, ये सब जो मटेरियल होते हैं, इनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसे एक और नाम देते हैं कैरियोलिम्फ। इसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, इनके द्वारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच आदान प्रदान होता रहता है मटेरियल का, और प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए इसी से बाहर निकलता है और साइटोप्लाज्म में जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए न्यूक्लियर पोर के द्वारा निकलकर साइटोप्लाज्म में जाता है। तो ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। क्या क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, ये जो न्यूक्लियोलस है, ये एक अलग इंपॉर्टेंस है इसका। इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट है फोंटेना नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ये याद रखना, फोंटेना नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको बना दीजिए। देखिएगा, एक एक पार्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या बाह्य आवरण। ये कैसे? ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की, और लगभग 75 एंगस्ट्रॉम इसकी विड्थ होती है। ठीक है, इसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें मटेरियल होते हैं यानी प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, मिनरल्स, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर न्यूक्लियोलस में भी ये अमार्फस मैट्रिक्स पाया जाता है इसमें। ठीक है, अमार्फस मैट्रिक्स इसके अंदर भरा रहता है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी प्रोटीन, आरएनए, ये मटेरियल पाए जाते हैं। और चौथा आपका है क्रोमैटिन थ्रेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटिन थ्रेड। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, इसको सबसे पहले क्रोमैटिन थ्रेड नाम दिया था, क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन थ्रेड नाम दिया था फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। फ्लेमिंग, तो ये याद रखना, इस क्रोमैटिन थ्रेड किसने कहा था? फ्लेमिंग ने। ये क्रोमैटिन थ्रेड बना होता है डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड। अभी आप न्यूक्लिक एसिड जानिए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इसका बना होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। अब ध्यान रखना, कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, अब इसको हम यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं थोड़ा सा, बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम क्रोमोसोम पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये कोशिका विभाजन के समय ये छोटे छोटे कणों में अलग हो जाता है और मोटी संरचना बना लेता है, तब इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। एक साइंटिस्ट है वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम क्रोमोसोम दिया था। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, तो आप ये जान लीजिए कि क्रोमैटिन थ्रेड से ही क्रोमोसोम बना है। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड से ही क्रोमोसोम बना है। ठीक, और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। अभी जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये भी दो प्रकार का होता है। क्रोमैटिन थ्रेड भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन है ये एक्टिव होता है, यानी आनुवांशिक रूप से क्या होता है? एक्टिव होता है यूक्रोमैटिन। और ये लूज होता है, मतलब ये दूर दूर पड़ा रहता है। और जब इसकी डाइंग की जाती है, यानी जब इसको किसी डाई में डाला जाता है, तो ये लाइट कलर, हल्के रंग के होते हैं। क्या होते हैं ये? हल्के रंग के, यानी ये लाइट कलर एब्जॉर्ब करते हैं। ये लूज होते हैं, आनुवांशिक रूप से एक्टिव होते हैं और हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इनको यूक्रोमैटिन कहते हैं। और जो हेट्रोक्रोमैटिन है, ये डेंस्ड होते हैं, यानी गहरे होते हैं। क्या होते हैं ये डार्क कलर एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क कलर। और क्या होता है? ये डार्क कलर के साथ साथ ये क्या करते हैं? ये आनुवांशिक रूप से इनएक्टिव होते हैं। ये यानी क्रोमैटिन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन आनुवांशिक रूप से एक्टिव होता है, लूज होता है, ये दूर दूर होते हैं इसके थ्रेड, और ये लाइट कलर एब्जॉर्ब करता है, हल्के रंग को ग्रहण करता है। और ये जो हेट्रोक्रोमैटिन है, ये डार्क कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये बहुत ही कंडेंस्ड होता है और ये आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। ठीक, तो ये था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो आपके सामने रखा मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में, उसकी एक अलग सेपरेट क्लास आपको देंगे। और तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।